पिछले 7-8 दिन की तस्वीरें ये बता रही है, अमेरिकी सेना का बिल्डअप ये बता रहा है, ग्राउंड पर तैयारी चल रही है। ये तो एक नया चैप्टर खुल गया है जहां पर बातचीत बहुत पीछे रह गई है। नहीं, नया चैप्टर क्या खुल गया है, कुल मिला के जो एक शब्द है ना पुनर्मूषको भव, तो ये वही स्थिति हो गई है पुनर्मूषको भव वाली। और इसमें जो खतरनाक बात है कि दोनों लड़कर झगड़कर तबाही करके ईरान की बर्बादी हो गई, दुनिया के देशों को मुश्किल हो गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इतने सिविलियंस की जान चली गई और उसके बाद ये दोनों शांति से मुकरे। ये दोनों इसके अपराधी और दोषी हैं। लेकिन इस मामले में ईरान जिस तरह से वेपनाइजेशन कर रहा है, हथियार बना दिया है इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य का, उसके आधार पर मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा ईरान मानवता के खिलाफ खड़ा है। अपने देश में तो उसके शासक मानवता के खिलाफ थे ही, उनके अपने देश में कभी उनके हुक्मरानों ने, उनके शासन करने वालों ने, सत्ताधीशों ने उनकी जनता के लिए चिंता नहीं की। लेकिन अब वो दुनिया की मानवता के खिलाफ, अभी तक वो सिर्फ अपने यहां वो थ्रेट थी, और मैं फिर से कह रहा हूं पूरी दुनिया को इसमें एक साथ आकर प्रतिरोध करना पड़ेगा। और ये बड़ा विचित्र है कि ईरान को सबसे आसान दिखता है कि उसके अपने पड़ोसी इस्लामिक मुल्क, मुसलमान देश जो है, वहीं वो सबसे पहले हमला शुरू कर देता। अच्छा, मान लीजिए कि अमेरिका का कुछ जहाज चला जाए, उसके 1-2 नागरिक वो जान गंवा बैठेंगे, लेकिन असली नुकसान किसका हो रहा है? असली नुकसान तो दुनिया का हो रहा है या ईरान का हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई एक बार जितनी होनी है हो ही जाए, क्योंकि ये रोज रोज का तमाशा जिसको कहते हैं ना, बार बार का डर दिखा के दुनिया को, तो इस हथियार जो ये नया, ये जो एक छोटा सा इलाका है, इस छोटे से इलाके का पूरी तरह से दुनिया को पता चल जाए कि इसका कितना हथियार, ये किस तरह का हथियार है, न्यूक्लियर से ज्यादा खतरनाक है, कोई कैसा बम है, क्योंकि वेपनाइजेशन तो उसका हो ही गया है ना। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि ये युद्ध जो है वो जब तक अमेरिका डिसाइसिव विक्ट्री नहीं अमेरिका को होता है, और मेरे मुंह से ब्रह्मास्त्र शब्द निकला था, उसका ईरानी एम्बेसी ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। मेरा मानना कोई न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से लेकर के नहीं था। लेकिन एक बात बहुत तय है कि जिस प्रकार से ओमान से निकलने वाले, ओमान की तरफ से भी जो निकलने वाले गलियारे से जो जहाज निकल रहे हैं, उसको भी ईरान टारगेट कर रहा है। यानी वो 32 किलोमीटर का जो पैच है, जो समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान एकाधिकार चाहता है। अभी बात थी कि भाई ठीक है, तुम्हारे वाले किनारे की तरफ से जो है वो जहाज नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है ओमान की तरफ से निकालना, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ी हो जाती है तो जहाज को उसमें अटकने की संभावना होती है। लेकिन ईरान की शर्त क्या है? ईरान की शर्त है कि नहीं, जो हमारा तय किया हुआ रास्ता है उसी से निकल जाओगे। अब ये इसको दादागिरी नहीं कहें तो अब क्या कहें? कल भारत जो है वो मलक्का स्ट्रेट की तरफ यही काम करना शुरू करे तो क्या होगा? चीन के साथ युद्ध होगा या बाकी अन्य लोगों के साथ युद्ध होगा? ये बात काम तो भारत भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर सकता है, लेकिन युद्ध इनवाइट करेंगे। और मलक्का स्ट्रेट से तो 80% ट्रेड दुनिया का होकर के गुजरता है। आप सिर्फ अमेरिका से झगड़ा है आपका, लेकिन आप बदला किससे ले रहे हैं? आप बदला जापान से भी ले रहे हैं, आप बदला इंडिया से भी ले रहे हैं। भाई, इस क्राइसिस को कौन झेल रहा है? इस क्राइसिस को तो भारत भी झेल रहा है, इस क्राइसिस को जापान भी झेल रहा है। हमारे यहाँ ईंधन की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ उर्वरक की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सारी चीज़ों में दुविधा हो रही है। अब चूंकि भारत वहां पर जाकर के कार्रवाई नहीं कर सकता है अपना बचाने के लिए, नहीं तो क्या है, एक तरीके से चीन के सह पर आप काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अमेरिका भी जो वहां पर गया वो चीन को ही ब्लॉक करने के लिए गया था। ये भी एक एंगल निकल करके आ रहा है। तो ये लड़ाई जो खींच रही है जी, मुझे लगता है कि इसमें रसिया और चाइना दोनों का वरदहस्त प्राप्त है ईरान को, और इसलिए लड़ाई खींच रही है। लेकिन कब तक खींचेगी, कहां तक लेकर जाएंगे? हॉर्मुज पर कब तक ऐसे संकट के बादल देखिए ना, कल ईरान के पुल पर अटैक किया गया, वाटर प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन ये था, उससे उसके गांव में पानी नहीं मिल रहा। दूसरा क्या किया ईरान ने? क्या किया? कुवैत के डिस्टिलेशन प्लांट को जाकर के हिट किया, तो वहां पर पानी की कमी है। अब जाकर के ये युद्ध का जो डायमेंशन है वो बदल रहा है।
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक ठीक था, मैं आप वही मिलिट्री सर, मैं एस्टेब्लिशमेंट तक, इस लेकिन बात जब को आप आगे बढ़ाती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तक आप चले जाएंगे तो वो तो अमेरिका ने बोला था, ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो अब पहला हफ्ता होगा जब डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होगा, उसके बाद फिर हमला होगा ब्रिजेस पर, और वो अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। भारत इसका भुक्तभोगी क्यों बने? देखिए, कोई भी और दूसरा देश जो इस जंग में शामिल नहीं है वो इन दो देशों के टफल के बीच में क्यों पिसे? देखिए, इस जंग से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उसके पास एक वर्ल्ड पावर ने एक कंट्री पे हमला किया, ठीक है। ऐसे में वो जो छोटा कंट्री है वो किस तरह से अपने आप को सेव करे, वो किस तरह से प्रेशर डाले वर्ल्ड पावर पे कि भाई हमारे पे हमले क्यों कर रहे हो। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किसने शुरू किया था? ईरान ने किया था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला अमेरिका ने शुरू किया था। दूसरी बात, क्या कुवैत, जॉर्डन ये सारे इनोसेंट देश हैं? यहाँ पे अमेरिकी बेसिस के जरिए अगर ईरान पे हमले हो रहे हैं तो ईरान उन पे हमले करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर अमेरिका ने वहां पे ईरान ने साफ कहा था आप अमेरिकन बेसिस वहां से हटा दीजिए, कहा था ना सारी कंट्रीज को कि आप वहां पर अमेरिकन बेसिस आपके जो हैं उन्हें बाहर कर दीजिए, नहीं किया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भी इतना अमेरिका के पास वो मतलब या विल पावर कहूं या जिस तरह भी है कि वो ग्राउंड वॉर में इसमें जाएगा।